हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम हाजिर हैं एक और लाजवाब टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 यानी 11वां जो चैप्टर है, जीव तथा पर्यावरण, इसका वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक बात समझना कि भैया साल कोई भी हो, ठीक है, साल बस बीतता जाएगा, आपका पूरा सिलेबस वही रहता है, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे, ठीक है। कुछ अगर बदलाव हो गया बुक में तब बात की बात है कि हाँ कुछ नया चैप्टर ऐड हो गया, जैसे ये चैप्टर क्या इसके बहुत पहले अगर देखा जाए नहीं था, जो पर्यावरण वगैरह, ठीक है, फिर से इंक्लूड कर दिया। तो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन आपके वही रहते हैं, लेकिन भैया फर्क ये होता है कि जैसे 2024 में सबसे ज्यादा कौन आया, 2025 में कौन आया, अब 2026 में कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो वही आज हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। और वैसे भी भैया वन शॉट में अपन उन्हीं चीजों को देखते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा वन शॉट पर आपको फोकस करना है, फिर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे ही। तो भैया पहला ही क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों। कितने नंबर का भैया? पूरे 5 नंबर का। कितने नंबर का बबुआ? 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कहेगा पर्यावरण के अजैविक घटक का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आप किसी भी साल का पेपर उठा लो, ये 100% पूछे जाने वालों में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण के अजैविक घटक का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है बस, क्योंकि ये पूरा पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण होता क्या है भाई? तो पर्यावरण किसे कहते हैं? परिधन आवरण। परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ। तो कोई भी व्यक्ति या फिर हम यूं कह लें कि हम चारों तरफ से जिस भी घटक से घिरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाएगा, ठीक है ना। और वो सब चीजें, वो सब घटक ही पर्यावरण के घटक कहलाएंगे। भाई हम किससे घिरे हुए हैं? हम पेड़ पौधों से, वायु से, मिट्टी से, ठीक है। बाकी बात कर ले भैया इसी तरह से जैसे जल है, तो चारों तरफ से ये क्या नेचर के घटक हैं, ठीक। तो यही चीज होता। अब इसमें अजैविक घटक कह रहा है, तो अजैविक घटक का मतलब ऐसे घटक भैया जिनमें क्या है, जीव ना हो। बोले तो जो जीवित नहीं है, मृत अवस्था में है, तो वो अजैविक घटक के मतलब अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक घटक का पूरा वर्णन करना है। तो अजैविक घटक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तापमान। अब ये बताना है कि भैया ये जो अजैविक घटक है इनका योगदान क्या होता है नेचर में। तो अगर हम बात कर लें भैया, तापमान पर्यावरण का सबसे ज्यादा क्या है, प्रमुख कारक होता है। यानी जो तापमान है ये एक प्रमुख कारक है पर्यावरण का, क्योंकि पृथ्वी पर औसतन तापमान ऋतु मतलब औसतन जो तापमान है वो ऋतु के अनुसार क्या है, बदलता रहता है, ठीक है। और पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का जो तापमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और कहीं पर तापमान शून्य तो कहीं पर 50 सेल्सियस से मतलब 50 अंश सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है, हम जानते हैं भैया, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि अलग अलग जगहों पर तापमान अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है कहीं पर तो भैया माइनस में चला जाता है, तो कहीं पर जीरो है, तो कहीं पर हाँ तो हाई, जैसे अभी भाई राजस्थान में जैसलमेर वगैरह में गर्मी कुछ ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर क्या है 50 से ज्यादा चला जाता है। तो कहीं पर ऐसा हो जाता है कि भैया पूरा पानी वानी जो झील झरना है वो सब पानी तक जम जाता है, वहां के जीव जंतु भी क्या है, जमने लगते हैं, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फबारी होती है। तो वही कहीं कहीं पे ऐसा होता है तो आग उगलती रहती है। तो वो चीज, तो कहीं पर शून्य तो कहीं पर भैया 50 अंश सेल्सियस से अधिक, जैसे गर्म झरने, गंभीर सागर आदि। तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण के अजैविक घटक में पहला घटक। दूसरा है बबुआ जल। हम सभी जानते हैं कि भैया जल ही जीवन है। तो जीवों मतलब जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक क्या है भैया, जल होता है, ठीक है। एक प्रमुख कारक क्या होता है, जल होता है। पृथ्वी पर जीवन पानी में ही उत्पन्न हुआ। देखिए हम सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है जो जैव विकास वाला चैप्टर, विकास वाला चैप्टर, उसमें
स्टैनले मिलर का एक प्रयोग होता है। उन्होंने क्या किया, आज से करोड़ों वर्ष पहले जो तापमान था, जितना टेम्परेचर था और जो जो गैसें थी, उन सबको लेकर के लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या, पानी के अंदर कुछ चीजें पाई और जिससे ये मतलब माना गया कि जो पृथ्वी पर जीवों की का अंश आया, यानी जीव की उत्पत्ति हुई, वो पानी से ही हुई। तो वही चीज है कि पृथ्वी पर जीवन पानी में ही उत्पन्न हुआ। पौधों की उत्पादकता और वितरण भी जल पर ही क्या है, अधिक मतलब अत्यधिक क्या है भैया, निर्भर करता है। सजीव कोशिकाओं के जीवद्रव्य में जल एक आवश्यक घटक होता है, यानी प्रमुख रूप से जल होता है। यहां तक कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात कर ले, वही चीज, वही कोशिका की बात कर रहा है, यानी मानव शरीर भी तो भैया क्या है, अधिकांश हिस्सा क्या होता है, जल का ही। यानी हमारे बॉडी में 70% पानी तो ही, यानी पानी ही तो है। तो ये चीज हो जाता है भैया जल। तो पर्यावरण के दो अजैविक घटक हो जाए, वैसे भी इनको रटने की जरूरत नहीं है, समझना है इसको तो आप अपने से लिख सकते हो बना बना के। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भैया, अगला है प्रकाश। अब अजैविक घटक में प्रकाश का क्या रोल होता है, प्रकाश किस तरह से भाई ये पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पौधों की वृद्धि व विकास के लिए प्रकाश एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। पौधों की वृद्धि व विकास के लिए प्रकाश एक आवश्यक मतलब एक महत्वपूर्ण घटक होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पौधों में जो भी क्रियाएं होती हैं, पौधों में जो भी क्रियाएं होती हैं, अधिकांश रूप से वो प्रकाश के द्वारा ही संभव है। लाइक दैट, जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक, ये सब भाई किसके द्वारा संभव है, प्रकाश के द्वारा। तो वही चीज है कि प्रकाश का प्रमुख एवं प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, पुष्पन यानी जो क्या है पौधे होते हैं उनमें फूल लगना, ठीक है, बीज अंकुरण आदि का संचालन प्रकाश के कारण ही संभव है। ठीक, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है भैया, भोजन का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रकाश इस पर्यावरण के भाई प्रकाश का पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध होता है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए नेक्स्ट अजैविक घटक है मिट्टी, मृदा। अब मिट्टी किस तरह से महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए? तो मिट्टी एक जटिल भौतिक एवं जैविक तंत्र है जो कि पौधों को सहारा प्रदान करता है। भाई जो पौधे हैं इस क्योंकि पौधों की भी बहुत सारी प्रजातियां यानी संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो वो भाई सहारा, पौधों को के सहारे के लिए क्या है भाई, सबसे प्रमुख सोर्स यही तो है, मिट्टी है, तथा उनके लिए जल, पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। पौधों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ जैसे खनिज तत्व एवं जल उपस्थित मिट्टी में ही होते हैं। मतलब इन सबकी उपस्थिति क्या होती है भैया, मिट्टी में ही होती है। क्योंकि ये मिट्टी क्या है, पानी को और जो खनिज तत्व होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इनको सोख लेते हैं। अब सोख कर रखते हैं तो भैया जड़ों के माध्यम से पौधों में क्या होता है, उनको पोषक तत्व ये और जल वगैरह मिलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मिट्टी क्या है, पर्यावरण के लिए एक प्रमुख घटक बन जाता है। तो आई बात समझ में भैया? तो वैसे अगर देखें बच्चों तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये सब लॉन्ग वाले हैं, ये सब लंबे वाले क्वेश्चन हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए और समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। कि देखिए समष्टि क्या होता है, ठीक, समष्टि किसे कहते हैं और इसके विभिन्न गुण यानी समष्टि के गुण कौन कौन से हैं, प्रमुख गुणों की विवेचना करना है बोले तो उनका वर्णन करिएगा। तो देखिए समष्टि बोले तो जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, समष्टि यानी पॉपुलेशन। तो समष्टि होता क्या है कि किसी एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। जैसे किसी गांव में क्या है भैया, देखिए मान लेते हैं कोई गांव, तो क्या कह रहा है किसी एक निश्चित स्थान पर। तो जैसे हमारे गांव में हमने क्या एक निश्चित स्थान ले लिया, हमारा छोटा सा गांव, अब उसमें निवास करने वाले, तो इस गांव में जितने लोग निवास कर रहे हैं इस गांव में हैं, तो एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति का मतलब मनुष्य जाति। अब ऐसा है नहीं कि कोई पटेल है ये है, ठीक है ना, ऐसा वाली बात नहीं भैया, यहाँ एक ही जाति का मतलब यहाँ पे जैसे हमने बताया ना, अब ऐसा है नहीं कि हाँ उसी में कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ऐसा नहीं, मतलब एक ही जाति का मतलब मनुष्य प्रजाति, ठीक है, एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, समष्टि कहलाएगा, यानी पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया क्या, समष्टि। अब समष्टि के जो गुण होता है, तो समष्टि के गुण में बात कर ले, सबसे पहला होता है समष्टि घनत्व। देखिए समष्टि घनत्व किसे कहते हैं, किसी स्थान पर, किसी मतलब स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में, एक क्षेत्रफल इकाई में, या ध्यान देना एकांक कह सकते हैं या इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले सजीवों की जो संख्या होती है वो समष्टि घनत्व कहलाती है। यानी एकांक क्षेत्रफल में या इकाई क्षेत्रफल में जितने क्या है भैया, जितने लोग हैं या जितने सजीव हैं, ध्यान देना, जितने सजीव यानी जीवित प्राणी होंगे वो क्या कहलाएंगे, समष्टि घनत्व। अगला है भैया क्या कहते हैं, जन्म दर। अब जन्म दर किसे कहते हैं, बखूबी आप जानते हैं भैया कि किसी क्षेत्र में सजीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने को जन्म दर कहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में भाई, उस क्षेत्र, कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने मतलब क्या है कि बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक, तो ये जो क्षमता होती है वो जन्म दर कहलाती है। तो वही है, किसी क्षेत्र में सजीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने को जन्म दर कहा जाता है, यानी जितने संतान उत्पन्न हो रहे हैं वो जन्म दर है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रहे समष्टि के दो क्या है, गुण। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी है, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैया मृत्यु दर। अब मृत्यु दर किसे कहेंगे ये समझ गए होंगे भैया। मृत्यु दर क्या होता है कि मृत्यु दर मतलब एक निश्चित समय में, भाई कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, मृत्यु दर। तो लिखेंगे एक निश्चित समय में समष्टि में, समष्टि का मतलब वही पॉपुलेशन है जो, ठीक है, उसमें मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी भैया, मृत्यु दर। ठीक है, वो उसे क्या कहेंगे, मृत्यु दर। अगला है लिंगानुपात। क्या कहेंगे भैया, है लिंगानुपात या लिंग अनुपात कह सकते हैं। लिंगानुपात जिसको सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो लिंगानुपात किसे कहा जाता है भैया, क्या है, तो लिंगानुपात देखिए क्या होता है, किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो लिंगानुपात कहलाएगा। तो किसी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर, हमने बताया ना कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होगी उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। ये कभी कभार अलग से भी परिभाषा आ जाता है एक नंबर में, ठीक है ना, अलग से पूछ लेता है कि लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है। तो भैया ध्यान देना कि क्या होता है, किसी समष्टि में 1000 पुरुषों पर या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, यानी 1000 अगर पुरुष हैं
तो 1000 पुरुष में कितनी महिला है? 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी भैया? उसे लिंगानुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब है और उतने ही सिंपल तरीके से बताएंगे, डोंट वरी प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बबुआ, बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, यहां से दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग पूछ लेता है तो भैया इसको तो 3 नंबर में देता है, नहीं तो ये 5 नंबर का श्योर है, क्योंकि लॉन्ग में आता है कि समष्टि वृद्धि को परिभाषित कीजिए कि समष्टि वृद्धि क्या है और समष्टि वृद्धि के लाक्षणिक प्रतिरूप मॉडल का विस्तृत वर्णन करिए, यानी इसका वक्र आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि समष्टि वृद्धि क्या होती है। कि समष्टि वृद्धि, समष्टि का मतलब ही समझ ही रहे हैं, पॉपुलेशन यानी आबादी जो होता है, वृद्धि का मतलब वृद्धि। लेकिन यहां पर ध्यान देना भैया, वक्र के बारे में बात कर रहा है तो लिखेंगे कि प्रत्येक जाति की जो वृद्धि है वो एक लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है। इस लाक्षणिक प्रतिरूप को ही क्या कहेंगे भैया? वृद्धि वक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? वृद्धि वक्र। 1 मिनट, यहां पर क्या है भैया? हम वृद्धि वक्र के बारे में कह रहे हैं, तो समष्टि वृद्धि यहां पूछा है, तो आप सीधा बोलेंगे कि किसी क्षेत्र की समष्टि में होने वाली वृद्धि को समष्टि वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि वृद्धि। और समष्टि वृद्धि में वक्र पूछे या वृद्धि वक्र कहे तो तब ये लिखेंगे परिभाषा। ठीक है ना? समष्टि वृद्धि का नहीं लिखा गया है परिभाषा, लेकिन समष्टि वृद्धि में क्या बताया कि किसी क्षेत्र में समष्टि में होने वाली वृद्धि को समष्टि वृद्धि कहेंगे। और ये समष्टि वृद्धि दो रूपों में होती है, यानी इसके दो वक्र हैं। तो वही चीज है कि वृद्धि वक्र क्या है? तो प्रत्येक जाति की जो वृद्धि है वो एक लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ होती है और इन लाक्षणिक प्रतिरूप को ही वृद्धि वक्र कहा जाता है। और ये वक्र दो तरीके से होता है। कितने तरीके से भैया? दो तरीके से होता है। ठीक है, तो वही दो तरीके से समझेंगे, समझना है। बहुत सिंपल है बबुआ, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। याद रखना बच्चों, पहला है एस वक्र, या इसी को बोलते हैं सिग्माइड वक्र। क्या कहेंगे? एस वक्र बोलिए या इसी को सिग्माइड वक्र बोलिए। अब देखिए एस वक्र क्या है, रटना नहीं, बस जैसा है समझो। देखिए प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास जब सीमित संसाधन होते हैं तो जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। समझने का प्रयास करिए, इस नेचर में कह रहा है कि जब जीव के पास सीमित संसाधन होंगे, सीमित का मतलब बस इतना कि भैया काम चलाओ कैसे हो, कैसे भी हो जाए। मान चलते हैं कि भाई सूखा पड़ गया है, हमारे पास क्या है भैया? बहुत कम अनाज बचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या है, इसी तरह से और जो लोग हैं, तो इसमें भैया फिर कंपटीशन होगा, यानी इसी में चोरी डकैती इधर उधर का होगा भैया, लूट पाट मचा रहेगा, क्योंकि क्या है, संसाधन सीमित है, तो स्पर्धा होगी, यानी कंपटीशन होगी। भाई जैसे वैकेंसी निकल रही है, कोई किसी जॉब में कम सीट आ रही है तो उसके लिए कंपटीशन, भले ही क्या है सीट कम है लेकिन कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो वही चीज है कि जब प्रकृति में कह रहा है कि किसी भी प्रजाति के पास जब सीमित संसाधन होंगे, संसाधन सीमित होंगे, तो जीवों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ऐसी समष्टि में प्रारंभ में धीमी गति से, यानी शुरू में धीमी गति से वृद्धि होगी, शीघ्र ही वो तीव्र गति से, यानी शीघ्र ही वो ऊपर बढ़ जाएगा उसका ग्राफ, और अंत में वृद्धि जाकर स्थिर देखने को मिलती है, यानी स्थिर हो जाती है। इस कारण समष्टि में एस आकार की एक, मतलब एस आकार का एक वक्र बन जाता है। कैसा वक्र? एस आकार का, जिसे एस वक्र या सिग्माइड वक्र कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहा जाता है? एस वक्र कहा जाता है या सिग्माइड वक्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं।
चलिए भैया इसको समझते हैं अच्छे से। यहां पर ठीक है, ये आप हमने ग्राफ का प्रारूप ले लिया। देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करना है बबुआ। इसमें यह बोल रहा है कि जब सीमित संसाधन होंगे तो कंपटीशन होगा। ऐसी समझ में प्रारंभ में धीमी गति से, यानी शुरू में ये जो ग्राफ है बढ़ेगा इस तरह से, ऐसे प्रारंभ में धीमी गति से, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से भैया, यानी शुरू में कह रहा है कि धीमी गति से, यानी इस तरह से, और फिर कह रहा है जल्द ही तेजी से ऐसे भागेगा, जल्द ही तेजी से। एक मिनट, थोड़ा गलत बन जा रहा है। एक मिनट भैया, यहां से लेंगे, ठीक, यहां से देखिए, मान लेते हैं क्या है यहां से कि शुरू में ये धीमी गति से, फिर अचानक देखिए क्या बता रहा है कि यहां पे बोल रहा है कि शीघ्र ही गति, मतलब क्या है, तीव्र गति हो जाती है। यानी शीघ्र ही क्या है भैया, ये ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ जाएगा, शीघ्र ही ये ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब शीघ्र ही ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और जब ऐसा होगा और अंत में जाकर वृद्धि स्थिर हो जाएगी, मतलब ये अंत में जाकर के ये फिर से ऐसे वृद्धि स्थिर हो जाएगी। तो इस तरह से अगर देखें इसका जो शेप है, यानी आकार है, वो कैसा बन रहा है बच्चों, एस के आकार का, यानी एस बन रहा है ना। तो यूं यूं कह लें कि भैया ये वक्र कैसा बना, एस वक्र बन गया। कैसा बन गया बच्चों वक्र, एस वक्र, ठीक है। ये एस आकार का यहां पे वक्र बना हुआ है, ठीक, एस आकार का वक्र बन गया है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे भैया, क्या एस वक्र या सिग्माइड वक्र कहा जाएगा। अब इसमें ध्यान देना बच्चों, इधर भैया ये समय को बताएगा कि समय के साथ तेजी से वृद्धि हो रही है, ठीक है। एक मिनट, समय। अब उसके बाद भैया यहां पे जो है वो धारण क्षमता है, ऊपर जो है धारण क्षमता को बताता है, धारण क्षमता यानी के, और इधर क्या है, समष्टि का आकार, समष्टि आकार, ठीक है। ये भैया समष्टि आकार बनाएगा। और यहां पे जो अवस्था है आपको लिखना है, ये अवस्था है भैया प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था। और दूसरा है भैया, इसको बोलेंगे तीव्र अवस्था, और इसको बोलेंगे भैया क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था, ठीक है। या अंतिम अवस्था इसको बोला जाता है, तीव्र बोलो या अंतिम। एक मिनट, या अंतिम, या इसी को भैया तीव्र या उत्तेजित कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो ये वक्र बनता है, और ये वक्र आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि ये बनाना पड़ेगा। और इसके लिए भैया समष्टि के आकार में परिवर्तन के लिए एक फार्मूला पूछा जाता है, समष्टि के आकार में परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए एक फार्मूला पूछता है, डी एन अपान डी टी बराबर पूछता है भैया कि यहां पे पूछता है आर एन कोष्टक में के माइनस एन अपान के, ये एक फार्मूला पूछा जाता है। तो इस फार्मूले को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस फार्मूले को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा भैया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे हम लिख दे रहे हैं सब कुछ कि ये डी एन अपान डी टी क्या है, ठीक है, डी एन अपान डी टी क्या है भैया। उसके बाद इधर से थोड़ा लिख दे रहे हैं, एक मिनट, डी एन अपान
dt। फिर उसके बाद भैया यहां पे k क्या है, n क्या है, r क्या है। ठीक है, ये भी लिख दे रहे हैं। देखिएगा बबू, dn अपान dt क्या है, तो ये है समष्टि आकार में परिवर्तन की दर। समष्टि आकार में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब के क्या है भैया, धारण क्षमता को बताता है, धारण क्षमता। एन क्या है, तो समष्टि आकार, समष्टि आकार। उसके बाद आर क्या है, तो आर दर को ही बताएगा भैया। तो ये आप याद रखना, वक्र सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, इतना रटने की जरूरत नहीं। हमने क्या बताया कि जब इस पर्यावरण में या प्रकृति में सीमित संसाधन हो तो जीवों के बीच स्पर्धा बढ़ती है। ऐसे में क्या होता है कि भैया शुरू में जो वृद्धि होती है वो एकदम धीमी से होती है, फिर उसके बाद अचानक से वो वृद्धि मतलब तेजी हो जाती है, फिर उसके बाद वो एकदम जाकर स्थिर हो जाती है। इस तरह से एक जे आकार के मतलब सॉरी एक एस आकार का वक्र बनता है, जिसे सिग्मा वक्र या सिग्माइड वक्र मतलब एस वक्र या सिग्मा बोल रहे हैं, एस वक्र या सिग्माइड वक्र कहा जाता है। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब दूसरा जो हमारा वक्र है, यानी जो वृद्धि वक्र है भैया, हमने बताया दो होते हैं, पहला एस वक्र, दूसरा है जे वक्र। ध्यान देना, फिर से बता दे रहे, हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जे वक्र है या इसी को ज्यामितीय वक्र कहते हैं। तो जे वक्र क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब किसी समष्टि में असीमित संसाधन हो, यानी अब की बार जो संसाधन हो वह असीमित हो, यानी उनकी कमी ही ना हो, तो मतलब असीमित हो तथा पर्यावरणीय प्रतिरोध ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो समष्टि में निरंतर तीव्रता से वृद्धि होती है तथा वृद्धि एकदम से रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरणीय प्रतिरोध अचानक से एकदम प्रभावित हो जाता है, इस कारण समष्टि में एक जे आकार का वक्र बनता है, जिसे जे वक्र या ज्यामितीय वक्र कहते हैं। ठीक है, तो समझ इसका हम ग्राफ समझते हैं भैया। जैसे इसमें क्या है, ग्राफ में अगर देखें तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है, ग्राफ में यह बोला जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि जब असीमित संसाधन, यानी अब की बार संसाधन की कोई कमी ही ना हो, जैसे कि कोई जीव जंतु हैं तो उनके बीच खाने पीने की कोई कमी ही ना हो, असीमित संसाधन हो, तो ऐसे अवस्था और कोई भी पर्यावरणीय प्रतिरोध ना हो, रुकावट ना हो, तो भैया ऐसे अवस्था में जो मतलब समष्टि में निरंतर तीव्रता से वृद्धि होती है, ठीक है, पॉपुलेशन में, तो यहां पे इस तरह से ऐसे आकार बनेगा, मतलब इस तरह से डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा इसका सही से इस तरह से, है ना, ऐसे डायरेक्टली भैया क्या होगा, ऐसे वक्र तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो यहां पे अगर देखें तो वही चीज कह रहा है कि इसमें निरंतर तीव्रता से वृद्धि होती है और एकदम से जाकर के रुक जाएगी। तो यहां पर देखा जाए तो भैया ये जो अवस्था हो जाएगी, एक मिनट भाई, ये जो अवस्था हो जाएगी भैया, इसको क्या बोला जाएगा, प्रारंभिक। और ये अवस्था जो बीच वाली होगी इसको त्वरित कह दें, त्वरित कह लें, या हमने बताया इसी को उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। ठीक है, त्वरित या उत्तेजित अवस्था। और जो अंत में होता है ये क्या होता है भैया, ये जो अवस्था होती है उसको, लास्ट में जो अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है, मतलब स्थिर अवस्था, स्थिर हो जाती है। तो स्थिर
अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, इसके पहले जैसा। और यहां पे ध्यान देना, अगर हम इसमें ध्यान दें बच्चों, तो यहां पर आकर के इसको थोड़ा और भी ऊपर कर लें। यहां पे आकर के एकदम से अचानक से ये रुक जाएगी। तो इसमें ध्यान देना अब प्यारे बच्चों, इधर समय के साथ वृद्धि हो रही है, उधर तो हमने क्या बताया कि ये क्या है, ये समय के साथ वृद्धि हो रही है। और इधर क्या है, इधर ये समष्टि आकार को बताता है, समष्टि आकार। और यहां पे ये होता है धारण क्षमता। धारण क्षमता हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया ग्राफ, इसको जे वक्र बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको कहा जाएगा जे वक्र। क्या कहा जाएगा भैया, जे वक्र कहा जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब इसके लिए जो फार्मूला होता है भैया, इसमें जो फार्मूला है लगभग सेम होता है, डी एन अपान डी टी, समष्टि आकार में परिवर्तन, तो केवल यहां आर एन हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, आर एन हो जाता है। जहां पे हमने बताया ना भैया कि ये डी एन अपान डी टी क्या है, समष्टि आकार में परिवर्तन की दर है, आर क्या है, एन क्या है, सब कुछ लिखना है भैया जरूरी। तो यहां पे ये क्या है, समष्टि आकार में, समष्टि आकार में परिवर्तन की दर। आर क्या है, ये दर को बताएगा। एन क्या है, तो भैया समष्टि आकार को बताता है, समष्टि आकार। ठीक है, ये हो जाएगा भैया आपका क्या चीज, जे वक्र या ज्यामिति वक्र। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। इसको ध्यान देना भैया, चाहे स्थिर अवस्था कहो या अंतिम, जैसे इसके पहले में बताया, ऐसा मत सोच लेना कि उसमें अंतिम था इसमें नहीं, है वही चीज, है ना, नोट हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। अब जो टॉपिक हम ये वाला देखेंगे, ये तो 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। वैसे सभी होते हैं, लेकिन भैया जैसे होते हैं ना कि कुछ ऐसे होते हैं कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि हाँ ये क्या है, 2 सेट में दे दो, 3 सेट में दो दे दो, 4 सेट में, तो ये उनमें से ये एक है, उनमें से भैया ये एक है, समष्टि के बीच पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन। देखिए अगर ऐसा करता है तब तो ये लॉन्ग में जाएगा, बट कई बार अगर देखा जाए भैया, ये 3-3 नंबर में वो ऐसे देखने को मिला है। बोल देगा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए, या कहेगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, और नीचे दे देगा सहभोजिता, सहोपकारिता, परजीविता। और तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए भैया, या फिर आप क्वेश्चन बैंक उठा के दीजिए, कोई साल नहीं गया जब ये ना पूछे गए हों। इसलिए कह रहे हैं बबुआ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख भी दे रहे हैं भैया कि 2026 के नजरिए से आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। पहला हमारा टॉपिक है भैया, पहला है सहभोजिता। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं, हम वैसे समझाएंगे तो आपको जरूरत नहीं है रटने की। देखिए सहभोजिता किसे कहा जाता है, कि दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, जबकि दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध को सहभोजिता कहा जाता है। देखिए समझने का प्रयास करिए, इसमें क्या कह रहा है कि सहभोजिता क्या है, तो इस एक एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या है हम समझते हैं। जैसा भैया एक जीव हमने यहां पे ले लिया, ठीक है, यहां पे एक जीव ले लिया, ऐसे
ऐसे समझ लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, और यहां पे कोई दूसरा जीव है। इसमें क्या कह रहा है कि दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया या आंतरिक क्रिया, ठीक है, मतलब एक दूसरे के बीच ये अंदरूनी क्रियाएं होती है आपसी, जिसमें क्या कह रहा है, एक जीव को तो लाभ होता है, यानी एक जीव को दूसरे के कारण लाभ होगा। जैसे भैया इसको क्या है, इस जीव के कारण क्या है, लाभ हो रहा है। मतलब भैया इस जीव को लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब उसके बाद भैया ये जो दूसरा जीव है कह रहा है, जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, और इस दूसरे जीव को इसके कारण क्या है भैया, ना लाभ होता है ना लाभ ना हानि, मतलब इसके कारण ना तो लाभ हो इसे ना हानि हो। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, सहभोजिता। क्या कहलाएगा भैया, तो इस संबंध को बोलेंगे बच्चों सहभोजिता। क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। अब इसको कहेगा उदाहरण के माध्यम से समझाना है। तो प्यारे बच्चों बड़ा आसान है। जैसे में भैया, जैसे में आम ऐसा लिखेंगे के पेड़ तथा आर्किड के बीच संबंध, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल देखें भैया, तो व्हेल तथा बार्नेकल एक मिनट, क्या है, क्या हुआ भाई, बार्नेकल के बीच संबंध, समझने का प्रयास करिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है इसमें, देखिए आम का पेड़, और आम के पेड़ पर उसकी शाखाओं पर आपने देखा होगा एक पौधा उगा होता है, जिसमें कुछ सिंदूरी कलर का फूल होता है। हालांकि ऑर्किड की बहुत प्रजातियां हैं, लेकिन ज्यादातर देखने को वही मिलता है। ये अधिकांश रूप से आपको महुआ उसमें भी दिखाई देता है, अमरूद वगैरह में भी कभी कभार दिखाई पड़ता है। तो उसकी जो शाखा वगैरह होती है, गांठ वहीं से निकल आता है, और इसकी पत्तियां मतलब थोड़ा होती तो वैसे हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी नहीं, अगर लेकिन दाबो तो ये चट से आवाज करके टूट जाती है, मतलब बहुत ऐसा देखिए स्ट्रॉन्ग देखने में लगती है, लेकिन तोड़ो आराम से टूट जाती है आवाज करके। तो वही होता है जिसको भाई याद करें। अगर आपको मालूम हो कि गांव देहात में बाना कहते हैं, हमारे यहाँ बाना कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता, बताइएगा। तो वही आर्किड है। तो आम और आर्किड के बीच में क्या है जो संबंध होता है, वो होता है सहभोजिता। क्यों, क्योंकि इसमें जो आर्किड का पौधा है उसे तो लाभ है, लाभ का मतलब भैया उसको भोजन, उसके लिए सहारा सब कुछ क्या है, आम का पेड़ है। लेकिन आम को उससे ना तो लाभ है कोई और ना ही हानि है। तो ये संबंध क्या होगा आपका, सहभोजिता। और एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कई बार कि एक आम के पेड़ पर या आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उगा हुआ है, तो आम और आर्किड के बीच में कौन सा संबंध है, समझाइए। तो भैया आपको ऐसे परिभाषा लिख के समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना भैया, ये इनके बीच संबंध, क्योंकि हमने बताया ना आर्किड को तो लाभ है, लेकिन आम को ना लाभ है ना हानि है। दूसरा है व्हेल तथा बार्नेकल के बीच संबंध। अब बार्नेकल क्या होता है, तो आप देखेंगे जो व्हेल मछली, आप सर्च मार के देखिएगा, जो व्हेल मछली होती है उसके शरीर पे ऐसे सीप के आकार के छोटे 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 छोटे, जो सैकड़ों में लाखों की संख्या में अनगिनत, यूं कह लें कि छोटे छोटे ऐसे सीप के आकार के चिपके होते हैं, उनको बार्नेकल कहा जाता है। तो वो बार्नेकल तो भाई जो व्हेल मछली होती है वो बार्नेकल के लिए घर है एक प्रकार से, क्योंकि वो बार्नेकल के मछली के ऊपर ही चिपकी होती हैं।
और जबकि भाई उनको तो लाभ हो रहा है बारनेकल को, जबकि ये व्हेल मछली जो है इसको ना तो लाभ हो रहा है ना तो कोई हानि हो रही है। तो इसमें भी कोई क्या संबंध है भैया? सहभोजिता। तो समझ में आ गया ना? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे देखते हैं परजीविता। हाँ, परजीविता। देखिए परजीविता क्या होता है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है, तो इस संबंध को परजीविता कहते हैं। समझना बबुआ, अब की बार जैसे हमने बनाया भैया, ये एक जीव है, दूसरा जीव ये है। अब की बार क्या कह रहा है भैया? दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो दूसरे के कारण क्या हो रहा है, तो प्यारे बच्चों इसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? इस जीव को इसके कारण लाभ हो रहा है। लेकिन भैया अब की बार क्या हो जाएगा? दूसरे जीव को, जबकि क्या है, दूसरे जीव को अब की बार भैया पहले के कारण यानी इसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है। इसको भैया क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो अब इन दोनों के बीच जो संबंध हो जाएगा उसे क्या कहा जाएगा बबुआ? उसे कहा जाएगा परजीविता। क्योंकि इसमें पर का मतलब दूसरे पर, जीविता का मतलब वो जीवित, यानी दूसरे के ऊपर आश्रित है। परजीवी, परजीवी से ही परजीविता बना है। परजीवी जीव की क्या होते हैं? ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर पर निर्भर होते हैं या दूसरों के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वही चीज है। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? परजीविता। ठीक है ना? जैसे में भैया उदाहरण पूछा जाता है इसमें, ठीक, जैसे बात कर ले भैया, मनुष्य मनुष्य तथा मनुष्य तथा खटमल खटमल के बीच संबंध, यह आप लिखेंगे कि मनुष्य तथा जूं के बीच संबंध, मनुष्य तथा मच्छर के बीच संबंध। क्योंकि भैया इसमें क्या है कि मनुष्य अगर खटमल के बीच संबंध देखा जाए तो इसमें एक दूसरे पर ये आश्रित, अगर देखा जाए तो इनके बीच क्रिया हो रही। क्योंकि भाई जो खटमल होता है मनुष्य के शरीर जैसे होता है ना, अब हालांकि अब तो खटमल धीरे धीरे इनकी प्रजातियां ही नष्ट हो रही है, ठीक, तो ये क्या होते हैं कि व्यक्ति के शरीर से खून चूसते हैं। इसमें खटमल को तो लाभ है क्योंकि उसको खून पीने को मिल रहा है शरीर से, और जबकि क्या है, मनुष्य को भैया हानि है क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। इसी तरह है जो मनुष्य तथा जूं के बीच संबंध, तो भाई मनुष्य के सर में क्या है? जूं पड़ी हुई है, तो शरीर में रह करके जूं जो है मनुष्य के शरीर में ही रह के है, यानी क्या है, लगातार भाई खून पी रही है। तो इससे क्या है, जूं का तो लाभ है लेकिन मनुष्य का नुकसान है यानी हानि है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? परजीविता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला है सहोपकारिता। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें तीन प्रमुख वही है, सहभोजिता है, परजीविता है, सहोपकारिता है, यही तो है प्रमुख। तो भैया देखिए सहोपकारिता क्या होता है बच्चों? दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, तो इस संबंध को सहोपकारिता कहेंगे। अब की बार भैया दोनों जीवों को लाभ होता है, ठीक है, यानी दो जीव हैं, जैसे समझ लेते हैं, जैसे यहां पे एक जीव है,
दूसरा जीव है। तो भैया अब की बार इस जीव के कारण इसको भी लाभ हो रहा है और इस जीव के कारण इसे भी लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी इस जीव को भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और इस जीव को भी लाभ हो रहा है। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, इसके बीच जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, सहोपकारिता। समझ में आया ना? यानी जब दोनों, यानी दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया, जब दोनों जीवों को एक दूसरे के कारण लाभ हो, तो वो संबंध कहलाएगा सहोपकारिता। जैसे बात कर ले भैया, जैसे कवक तथा शैवाल के बीच संबंध, इसमें क्या होता है, दोनों को एक दूसरे, इसी तरह से भैया जो लाइकेन है, माइकोराइजा वगैरह होते हैं ना, उनके बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, सहोपकारिता होता है। यानी दोनों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, सहोपकारिता कहलाएगा। आई बात समझ में बच्चों? चलिए नोट कर लीजिएगा भैया। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक है कि प्रतियोगिता या स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। प्रतियोगिता तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसको स्पर्धा बहुत पूछा जाता है। अब आप कहेंगे क्या मतलब? देखिए भैया, यानी प्रतियोगिता और स्पर्धा दोनों एक ही शब्द है, लेकिन प्रतियोगिता करके बहुत कम पूछा जाता है, स्पर्धा करके पूछा जाता है। ठीक है, कि स्पर्धा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। देखिए स्पर्धा किसे कहते हैं भैया, अभी हमने बताया ना, इसका अंग्रेजी वर्ड होता है कंपटीशन। तो स्पर्धा क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जीव भोजन, आवास, ऊर्जा, खनिज व जल आदि संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं। क्योंकि भैया जीवों के बीच में किसके लिए लड़ाई होगी, जैसे जीव जंतु हैं तो उनके बीच खाने पीने को लेकर, उसके बाद आवास यानी रहने को लेकर के, उसके लिए ऊर्जा हो गया, साथ में खनिज हो गया, जल हो गया, इन सब के लिए ही वो संघर्ष करेंगे। यानी एक दूसरे से क्या है, स्पर्धा करेंगे। ठीक है, मतलब संघर्ष करते हैं। तो ये घटना ही क्या कहलाएगी भैया, स्पर्धा कहलाएगी। ये घटना स्पर्धा कहलाएगी। और स्पर्धा जो है वो दो प्रकार की होती है। जो मतलब जीवों के बीच में संघर्ष होता है तो वो दो तरीके से होता है। अब पहला होता है अंतरजातीय स्पर्धा। अंतरजातीय स्पर्धा क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से सुनिएगा, कि जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच भोजन, आवास, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व मतलब जल आदि संसाधन के लिए स्पर्धा हो तो इसे अंतर जाति। सीधी बात, अंतर जाति का मतलब एक ही जाति के बीच, यानी जब एक ही जाति के बीच में इन सब चीजों को लेकर, यानी भोजन, आवास, ऊर्जा, खनिज, जल आदि को लेकर स्पर्धा हो तो अंतर जाति। और दूसरा होता है भैया अंतरा जाति। अंतरा में क्या है, इसी का उल्टा बोल दो, कि जब दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में हो तो क्या लिखेंगे कि जब दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में भोजन, आवास, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज, जल आदि संसाधन के लिए स्पर्धा हो तो इसे अंतरा जाति। एक मिनट भाई। आप सभी जानते हैं भाई कि लगातार अगर हम बोलने लगते हैं बच्चों तो हमें थोड़ा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि सर का इलाज चल रहा है हमारे हमारे जिनको नहीं पता है जान ले भैया, अगर लगातार बोलने लगते हैं तो यही दिक्कत शुरू हो जाती है। यही कारण है कि चाहे के भी हम रेगुलर डेली 2 से 3 वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, बट कोशिश होगी जल्द से कि वन शॉट खत्म हो जाए, फिर आएगा ही आएगा।
टाइम निकाल करके वीडियो शूट कर लिया करेंगे। तो अंतरा जाति में क्या बताया भैया, जब क्या है दो अलग अलग जाति के सदस्यों के बीच में भोजन, आवास, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधन के लिए स्पर्धा हो तो अंतराजातीय स्पर्धा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है भैया वो है परभक्षण। अगला जो टॉपिक है भैया, परभक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कि परभक्षण क्या होता है, पूछा जाता है परिभाषा के तौर पे, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वैसे ही अगर समझिए, संधि विच्छेद, पर का मतलब दूसरों जीवों को, भक्षण का मतलब मारकर खा जाना। ठीक है ना, यानी भक्षण कर लेना, खा जाना, तो वो परभक्षी कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मार कर खा जाते हैं वो परभक्षी होते हैं, और ये घटना ही परभक्षण कहलाती है। तो भैया लिखेंगे कि परभक्षण एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। जो जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है उसे परभक्षी कहते हैं। और भैया यहाँ पे जिसका शिकार होता है वो भक्ष्य कहलाता है, याद रखना। जैसे में भैया परभक्षी जीव में शेर, मनुष्य, मेंढक, कुत्ता, ये सभी के सभी परभक्षी तो हैं। ये एक दूसरे भाई दूसरे जीव को मारकर खाने वाला काम करते हैं, है ना। अब इनमें से सबसे बड़ा परभक्षी कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मृतोपजीवी क्या है भैया, मृतोपजीवी। अब देखिए मृतोप मृतोप का यानी मृत, अब जीवी का मतलब है जीविता चलाना, यानी ऐसा जीव। भाई ऐसा, इसमें क्या होता है कि जीव किसी मरे हुए जीवों से अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जो मरे हुए या सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक, जैसे में म्यूकस हो गया, राइजोपस हो गया, जीवाणु आदि, ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, मृतोपजीवी होते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसको जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये सब एकदम छोटे छोटे वाले टॉपिक हैं, इनमें क्या ही दिक्कत होगी। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी आपके एक दो से टॉपिक हैं, मतलब 2 से 4, ऐसा मत सोचिएगा। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे तो छोटे वाले करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बस आपको अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।